और है ना आजकल। यस मैम। वेरी मैम। गुड मॉर्निंग। चलो करते हैं स्टार्ट। अब देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में कुछ मेथड्स करेंगे हम, जैसे ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ा होगा, जैसे आपने सिम्पसन रूल पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकली इंटीग्रेट करेंगे किसी भी फंक्शन को। ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या करेगा, ये टोटल इसके अंदर क्या करेगा, कोई भी कर्व है हमारे पास, मुझे उसका इंटीग्रेट करना है, ये उस कर्व का एरिया निकाल के उसकी वैल्यू निकालेगा। ठीक है, अब जैसे हम करते हैं सबसे पहले ट्रेपेजॉइडल रूल। अब ट्रेपेजॉइडल रूल क्या करेगा, मैंने कोई भी कर्व का इंटीग्रेट करना है, जैसे साइन टी का इंटीग्रेट करना है मुझे, साइन टी को, तो ये करेगा, ये क्या करेगा हमारे को, जैसे साइन टी 0 से लेकर पाई तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर पाई तक ये डिफरेंट मतलब सेम साइज के वो बना देगा ट्रेपीजियम। अब उसका एरिया निकाल के उन सबका सम कर देगा, तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू। ठीक है, जैसे मुझे क्या करना है, पहला क्वेश्चन है मुझे साइन टी को इंटीग्रेट करना है विद फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी को डिफाइन करेंगे। टी को मैंने किस तरीके से डिफाइन करा, लिन स्पेस का यूज करके। अब लिन स्पेस क्या करेगा, जैसे 0 टू पाई इंटीग्रेट करना है मुझे, तो 0 से लेकर पाई के बीच में मेरे को इंटरवल्स मतलब ट्रेपेजॉइड्स बनाने हैं, ट्रेपीजियम बनाने हैं 99, तो मैंने इसका ले लिया 100, मतलब इसने उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखो यहां से आ गया हमारा ये चीज। इसको क्लियर ही करते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने क्या लिया, लिन स्पेस का यूज किया। लिन स्पेस क्या करेगा हमारा, 0 मतलब मुझे जो भी नंबर के बीच में कितने उसके पार्ट्स करने हैं, उसको ये उतने पार्ट्स कर देगा। जैसे 0 से लेकर पाई तक मुझे कितने पार्ट्स करने हैं, से 100। ठीक है, अब इसने 0 से लेकर पाई तक के 100 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। अब मुझे किस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, साइन टी को, तो y इज इक्वल्स टू साइन टी। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू साइन टी को मुझे इंटीग्रेट करना है। अब किसका यूज करके करना है, ट्रेपेजॉइडल रूल का, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है TRAPZ। ठीक है, अब यह आता है हमारा t होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और किसको इंटीग्रेट करना है मुझे, y को। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा हमारा 1.998। वैसे तुम करके देखो, साइन टी का इंटीग्रेशन हमारा 2 आता है, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस ऑफ कोस टी, 0 टू पाई इंटीग्रेट करोगे आंसर देगा वो 2। अब यहाँ पे मैंने अलग अलग ट्रेपीजियम्स बनाए हैं, तो कुछ एरिया हमारा ऊपर बच जाता है, जैसे कोई कर्व है हमारे पास, से इस हिसाब से कर्व है, ट्रेपीजियम बनाए मैंने, तो थोड़ा सा हल्की सी छोटी सी ट्रायंगल का एरिया बच जाता है ना, तो इस वजह से ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर देता है। ठीक है, अब अगले को हम करके देखते हैं कोस टी। कोस टी का मुझे इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 0 टू π/2। ठीक है, तो मैंने फिर से उसको अलग अलग उसमें तोड़ लिया, लिन स्पेस 0 कोमा आपका आएगा पाई अपॉन 0 टू π/2। मुझे इसको तोड़ना है कितने पार्ट्स में, 100 पार्ट्स में। ठीक है, देन सेमीकोलन पुट नहीं करोगे तो वो 100 की वैल्यूज दे देगा आपको, क्या फायदा उस चीज का। अब मुझे क्या करना है, y इज इक्वल्स टू कोस ऑफ, अगर यहाँ पे मैंने सेमीकोलन देखो पुट नहीं किया, तो इसने 0 से लेकर पाई के बीच, π/2 के बीच में जो जो 100 वैल्यूज है ना, और वो इक्वली स्पेस वैल्यू, उसका इसने आंसर दे दिया कोस की फॉर्म में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम सेमीकोलन को अप्लाई ही कर लेंगे, ताकि इतनी सारी वैल्यूज ना दिखाए, क्योंकि मुझे इस वैल्यूज का कोई यूज नहीं है।
काम नहीं है, मेरे को तो सिंपल इंटीग्रेट करना है इसको cos t को। अब क्या करेंगे फिर से हम पी आर ए पी जेड, किसका करेंगे हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y का करना है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास आंसर 1। यहाँ पे इसने हमारा एक्यूरेट आंसर दे दिया। जैसे cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, sin t, ठीक है। अब उसका आंसर 0 to π/2 कैलकुलेट करके देखोगे 1 दे रहा है ये, ठीक है। ये अप्रोक्स, कई बार अप्रोक्स आंसर दे देता है, कई बार एक्चुअल सही जो एक्यूरेट आंसर है वो दे देता है, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल ट्रेपेजॉइडल में ही, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने से x को डिफाइन कर दिया -10 से 2 के गैप पे 10 तक, 10, ठीक है। मतलब मुझे इंटीग्रेट करना है -10 to 10 2 के गैप पे। जो ट्रेपीजियम बनेंगे वो 2 के इंटरवल के गैप पे बनेंगे, ठीक है। अब मैंने लगा दिया फंक्शन ले लिया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इसने ये देखो वैल्यूज दे दी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं सेमीकोलन नहीं लगाया तो x की ये वैल्यू के लिए y की ये वैल्यूज है। पर मुझे इंटीग्रेट करना है ट्रेपेजॉइडल रूल के अकॉर्डिंग, तो क्या करेंगे हम, पी आर ए पी जेड, किसको इंटीग्रेट करना है मुझे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे मेरा x है और डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा यहाँ पे क्या है, y। तो इसने मेरा आंसर दे दिया यहाँ से 680, ठीक है, क्लियर है। अब एक आता है क्वाड कमांड। क्वाड कमांड किसका यूज करती है, सिम्पसन मेथड का यूज करती है, ठीक है। जैसे मैंने एक फंक्शन को डिफाइन करा, इनलाइन फंक्शन को डिफाइन कर दिया मैंने यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये मैंने फंक्शन डिफाइन एरर यूजिंग दिस, अच्छा वो आएगा, एक सेकंड। आपका इनलाइन फंक्शन लिखने के लिए सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनलाइन फंक्शन हमारा बन गया। अब मैंने ये क्वाड का यूज किया, ठीक है। अब किसका करना है मुझे, इंटीग्रेशन फंक्शन एफ का, और ये ए होती है आपकी लोअर लिमिट, बी होती है आपकी अपर लिमिट। मैंने करा 1 to 2, ठीक है। तो देखो इसने हमारा error using inline function x square, incorrect dimension for raising the matrix। अच्छा, x तो मैंने जो मान रखा था ये उसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है। किसी और वेरिएबल में मानते हैं इसको, f इज इक्वल टू x मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया ना, तो ये x वही वाला x उठा रहा है। inline of t square, ये फंक्शन ऑफ t आ गया। अब हम करेंगे QAD quad f from 1 to 2। नहीं हो रहा ये चीज, तो इनकरेक्ट डायमेंशन फॉर रेजिंग द मैट्रिक्स टू ए पावर। एक और तरीके से करके देखते हैं होता है तो y is क्वाड वाला हो नहीं रहा।
लिखते हैं बड़ी दोबारा इसको फंक्शन डिफाइन करा x हम करेंगे कि फंक्शन f का 0 to 1 ये चीज अब तो आ गया आंसर। एक्स स्क्वायर का नहीं आ रहा ना। इसने अब दिया आंसर। क्या गड़बड़ हो रही थी देखो। पहले मैंने इनलाइन फंक्शन देखो x का बनाया f ऑफ x इज इक्वल टू x, अब लगा दिया ये। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाय 2 और 0 to 1 लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 दैट इज 0.5। ठीक है, अब हमने इनलाइन फंक्शन हम ना यहाँ पे डॉट नहीं लगा रहे थे। इनलाइन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे डॉट लगाना जरूरी है क्योंकि हम एज ए वेक्टर की तरह उसको लेके चलेंगे। तो x स्क्वायर इनलाइन फंक्शन क्रिएट हो गया पावर के उसमें। अब लगा देंगे तो ये आंसर दे दिया x क्यूब बाई 3 और 0 to 1 लिमिट है तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/3 मतलब कि 0.33। क्लियर है। अब हम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर हमारा लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ओडी पता है किसी को क्या होती है? पढ़ रखी होगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या नहीं पढ़ रखी? किसी ने नहीं पढ़ रखी ओडी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसके अंदर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक से ज्यादा हो सकते हैं बट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, वो होती है हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर ऑर्डी क्या होती है? लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर कब बोलते हैं? जब हमारा फंक्शन और उसका हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव कितने डिग्री का हो? फर्स्ट डिग्री का हो। ठीक है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका और जो उसका डेरिवेटिव है आपस में मल्टीप्लाइड ना हो। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर से हम क्या डिफाइन करेंगे कि हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना होना चाहिए? हमारे पास 1 होना चाहिए। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले मैंने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर करा सिंस x ऑफ t। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या कहा से dx होता है हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर। dx को मैंने डिफाइन कर दिया DIFF ऑफ x मतलब dx बाई dt। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कमांड का यूज करेंगे डी सॉल्व करेंगे किस का से dx। ठीक है, dx का मतलब क्या आ गया हमारा dx बाय dt इज इक्वल्स टू, 2 बार इज इक्वल्स टू लगाने पड़े क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इक्वेशन हमारी ये कौन सी है? dx बाय dt इज इक्वल्स टू x। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा हमारा c1 e की पावर t। ठीक है, क्लियर है। जो यहाँ पे आपका t है ये अब ये क्या हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक से ज्यादा कांस्टेंट लेते हैं जैसे हमने देखा
एक्स भी और साथ में ए भी मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया। कांस्टेंट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो मैं अगली डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करूंगी उसमें कांस्टेंट ए का यूज करूंगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, डी सॉल्व, आप डिफ का यूज कर लो। अगर आपने ये डी एक्स मान लिया तो आप डी एक्स भी ले सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आप डी आई डबल एफ ये भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैंने इसका यूज करा, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए स्टार एक्स। तो देखो इसका आंसर आ गया हमारा ए की फॉर्म में। ठीक है, तो C1 e की पावर माइनस ए थी। ठीक है, अब अगर मुझे इसके साथ कुछ इनिशियल कंडीशंस भी लेके चलना ताकि हम C1 की वैल्यू निकाल सके। C1 मेरा यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ए को हम एज ए वेरिएबल की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, C1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो मैंने क्या करा, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे डी सॉल्व, ये इक्वेशन थी हमारी, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, से x0 पे हमारा ये आंसर दे रहा है इज इक्वल्स टू 1। कोमा आएगा या सेमीकोलन नहीं आएगा, गलत लगा दिया कोमा। देखो C1 की वैल्यू निकल गई यहाँ से हमारी 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, मतलब dx बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस ax को सॉल्व करोगे, और अगर आपकी ये इनिशियल कंडीशंस हैं तो आपकी C1 की वैल्यू यहाँ से सॉल्व होके आ गई 1 और आंसर आ गया e की पावर माइनस 80। ठीक है, अब अगर हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, दो फंक्शन डिफाइन कर देंगे, एफ ऑफ टी, मतलब एफ भी मेरा फंक्शन है टी का और जी भी मेरा फंक्शन है से टी का। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एस को मान लिया डी सॉल्व, किसको सॉल्व करना है, पहली इक्वेशन ले ली डी आई डबल एफ ऑफ एफ, इसका मतलब क्या आ गया, डी एफ बाई डी टी। जैसे हमारा एक्स और वाई में पढ़ी होगी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और डी सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती थी, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कुछ फंक्शन होता था, तो मैं वही मान रही हूँ एफ और टी की फॉर्म में। ठीक है, डी एफ बाई डी टी को मैंने ले लिया से एफ प्लस जी। ठीक है, और क्या ले लिया, डी आई डबल एफ ऑफ जी। एक फंक्शन हमारी एक्स में होती थी और एक फंक्शन जी में होता था, मतलब इसका मतलब क्या है, डी जी बाई डी टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा यहाँ से माइनस एफ प्लस जी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो कोमा आएगा यहाँ पे, दो इक्वेशंस हैं, इसका सॉल्यूशन आ गया। देखो एफ की ये वैल्यू आ गई, जी की ये वैल्यू आ गई। अगर आप यहाँ पे भी इनिशियल कंडीशंस को देना चाहते हो तो दे सकते हो। मैंने एस को माना था ना, जैसे इसी के अंदर थी एस, हाँ ये रही हमारी कंडीशन, यहाँ पे मैंने दे दिया एफ ऑफ 0 की वैल्यू दे दी मैंने से 1 और जी ऑफ 0 की दे दी से 2। तो यहाँ से आप देखो C1 C2 की वैल्यू भी आपकी फाइंड आउट होगी। ठीक है, C1 की वैल्यू आ गई 2, C2 की वैल्यू आ गई आपकी 1। ठीक है, इनिशियल कंडीशंस भी आप देख के सॉल्व कर सकते हो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, अब हमको अगर टी के अंदर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो मैंने इसको वाई के अंदर मान लिया से वाई एक्स। ठीक है, और सॉल्व कर दिया एक इक्वेशन बी सॉल्व से x इंटू डिफ वाई, इसका मतलब क्या है, x इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, प्लस अब लिखा x प्लस 1।
आर वाई dy by x into dy by dx plus x plus 1 into y is equals to ax की पावर 3 x ले लिया। तो देखो ये सॉल्यूशन आ गया हमारा इसका। ठीक है, क्लियर है कि वो आपकी मर्जी, आप वो एक्स वाई एक्स में लेके चलते हो, एक्स टी में लेके चलते हो, किसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हो, किसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हो। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपके सिलेबस में तो ये है कि सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर, पहले उसके लिए लीनियर का करके देखते हैं। अब सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपका हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो क्या किया मैंने, अब मैंने क्या मान लिया, कैपिटल डी एक्स को से डिफरेंशिएट ऑफ एक्स। अगर आप यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाते, देखो क्या आ जाएगा, आपका डिफाइन कर देगा कि डी एक्स टी को हमने क्या डिफाइन करा है, डिफरेंशिएबल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे डी सॉल्व, क्या कंडीशन ले ली मैंने यहाँ पे, डिफरेंशिएबल ऑफ डी एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर। ठीक है, इज इक्वल्स टू आपका आ गया नेगेटिव का एक्स। तो देखो ये इक्वेशन क्या थी, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन निकल गया। अब आपने डिफरेंशिएट को बाहर लिया, डी को अंदर लिया, अब इसको अलग अलग लेके देखो क्या हो रहा है। ये हमारी इक्वेशन यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे ले लिया हमने सी डी। वाई लेगा, इसको नहीं आएगा, इससे शायद गलत दिखा रहा है, दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा। से डी एक्स को क्या मानेंगे हम, अब करते हैं सॉल्व। रिकॉग्नाइज फंक्शन डी एक्स लेना पड़ेगा, यहाँ पे डी एक्स माना ना, डी को मानना पड़ेगा, डी एक्स को नहीं, कैपिटल डी को ही मानना पड़ेगा क्योंकि डी एक्स तो गलत दिखा देगा। डिफरेंशिएट ऑफ, अब हम करते हैं डी सॉल्व, इसका तो अलग ही मतलब हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, नहीं हो रहा, ऐसे करना पड़ेगा। फिर डिफरेंशिएट ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, मतलब क्या आ गया आपका, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, और यहाँ से आपका ये आंसर दे देगा।
ठीक है, अब यहाँ पे अगर इनिशियल कंडीशन भी लगाना चाहे यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, से बी ऑफ एक्स कोमा 0 इज इक्वल्स टू 1। सेमीकोलन गलत लगा दिया। तो यहाँ से इस कंडीशन का क्या मतलब था, dx by dt एट द पॉइंट 0 कितना है हमारा आंसर 1। तो यहाँ से C1 C2 की वैल्यू निकाल के C2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी वहां से 1, C1 हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और ये आपका आंसर आ गया। एक कंडीशन थी इसलिए इसने एक ही हमारा एक कांस्टेंट की ही वैल्यू निकाल के दी। क्लियर है? कहाँ गए सब? यस मैम। क्लियर है यहाँ तक? आज इतना ही करते हैं, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी तुमको मंडे को करा दूंगी। मंडे को हम यूनिट खत्म कर लेंगे, 3rd यूनिट को, ठीक है? अब थोड़ा